तो नाज़रीन, आज मुझे बात करनी है कि सिंध के अंदर जो एक मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसके हवाले से कि अचानक बिलावल भुट्टो इतने शर्मिंदा कैसे हो गए, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी क्या है, मरीम साहबा बेबस क्यों थी और बेबसी का इजहार क्यों करती रहीं, और सिंध पुलिस के आईजी अचानक इतने गैरतमंद कैसे हो गए। इसके पीछे एक बड़ी पेचीदा कहानी है और एक पूरी दास्तान है, एक पूरा स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट वही है जो आजकल अपोजिशन लेके चल रही है, जिसको उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया का नाम दिया है। लेकिन उसी जलसे जुलूस और वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए के साथ साथ एक उन्हें अच्छा मौका मिल गया कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की सूरत में, कि जिसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया और रात भर मीटिंग्स होती रहीं, लंदन राब्ते किए गए, जरदारी साहब को ऑन बोर्ड लिया गया, बिलावल साहब और सीएम सिंध ने इसमें हिस्सा डाला और फैसला किया गया कि अब इसका एक स्क्रिप्ट तैयार करके इसके ज़रिए पाकिस्तान के इदारों को मुलायन किया जाए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंसिव यानी बैक फुट पे धकेलने की कोशिश की जाए। कहानी कुछ यूँ है कि जहाँ तक कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी थी वो बात तो वाज़ेह हो चुकी कि सीएम सिंध ने कह दिया कि कैप्टन सफदर ने जो अमल किया था वो दुरुस्त नहीं था। मेरा ख्याल है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ये बात कर दे तो उसके बाद आईजी को वैसे ही उस पर एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा, ज़रूरत क्यों पेश आई कि आईजी साहब को कहा जाए या कोई अदारा कहे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहे, फ़ौज कहे, रेंजर कहे, क्यों कहे? उनको खुद एक्शन लेना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं लिया तो किसी अदारे ने तवज्जो दिलाई, कोई अदारा वहाँ पे फिज़िकली चला गया और किसी ने भी आईजी साहब को कहा कि आप इस पे एक्शन लें। ये एक रवायत बन जाएगी, ये एक मजाक बन जाएगा, बाबा कौम का मज़ार है, ये कोई मजाक नहीं है। तो उस पर आईजी साहब इतने सीख पा कैसे हो गए? रात तक तो सब कुछ ठीक था, आईजी साहब ने इसको अपने ज़ुम्मे ले लिया, एडिशनल आईजी ने एफआईआर को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा जी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। जब दिन चढ़ा, मरीम साहबा का फ़ोन घूमना शुरू हुआ, बिलावल से राब्ते हुए, जरदारी साहब से राब्ते हुए, फिर लंदन राब्ते हुए, तो उसके बाद एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया। स्क्रिप्ट बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा है, समझ आने वाला है कि उसके बाद पुलिस अफसरान से मुलाकातें शुरू हो गई, सिंध के बड़ों ने मुलाकातें की और मुलाकातें करके उनको कायल किया गया कि आप एक बहरानी कैफियत पैदा करें। और सबसे पहले आईजी साहब ने, जो जरदारी साहब के ज़ाती दोस्त भी हैं, उन्होंने उसमें हिस्सा डाला। एक छुट्टी की उनकी दरख्वास्त आ गई कि जी मेरी बड़ी तजलील हुई है और मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है और मुझे बड़ी गैरत आ गई है। अच्छा, फिर एडिशनल आईजी साहब और फिर बाकी डीआईजी साहबान, फिर जोनल अफसरान, फिर कुछ एसएचओ साहबान ने भी उसमें हिस्सा डाला, क्योंकि साल से वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो अब तो वो अफसरान बेचारे अपने आप को सल्तनत जरदारिया के गुलाम ही समझते हैं, वो रियासत पाकिस्तान के तो मुलाजम समझते नहीं। जैसे पंजाब के अंदर एक पार्टी समझती है कि पंजाब में हुकूमत करना उनका हक है और तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट और पुलिस अफसरान और सारे मुलाजम उनके ज़ाती मुलाजम हैं। सियासत हमारे इदारों में इस हद तक घुस गई है कि अब कोई पुलिस ऑफिसर जो है, चंद पुलिस अफसरान के अलावा बेशतर अपनी कमिटमेंट शो करते हैं लोगों के साथ, पार्टीज़ के साथ, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ट्रांसफ़र उधर से होती है, पोस्टिंग उधर से होती है, हमें प्रोटेक्शन वहाँ से मिलती है। तो लिहाजा रियासत पाकिस्तान जाए बाढ़ में, पाकिस्तान का आइन जाए किसी और जगह, हमें क्या ज़रूरत है उसको प्रोटेक्ट करने की? हम तो इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ये जो हमारे नाखुदा बने हुए हैं, हमारे जो गॉड फादर्स हैं। क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देखा, आईजी साहब, आईजी सिंध मुश्ताक महर साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, मैंने एक क्लिप देखा जो आपके थाने का एक क्लिप था, लाड़काना के थाने का। एक सब इंस्पेक्टर रो रो कर दहाई दे रहा था आपकी गैरत को, आपकी शर्म को, आपकी इज्जत को, कि मुझे थाने के अंदर घुसकर एक सियासी गुमाश्ते ने थप्पड़ मारे और मेरी वर्दी फाड़ दी है। और वो फटी हुई वर्दी भी वीडियो के अंदर देखी जा सकती है। और वो चीख रहा था बेचारा कि मुझे डिपार्टमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। तो वहाँ पे आपकी गैरत नहीं जागी। राव अनवार ने इस सूबे के अंदर क्या कुछ किया, आपकी गैरत नहीं जागी। वहाँ पे बत्ताखोरी के अंदर कितने पुलिस वाले मुलव्वस हैं, किसी की गैरत नहीं जागी। वहाँ पे लोगों को अगवा करके कहाँ पे किन डेरों पे ले जाया जाता है, किसी की गैरत नहीं जागती। दरून सिंध में क्या हो रहा है, डाकू राज के बुनियादी ज़िम्मेदार कौन है और डाकू किस किस डेरे के ऊपर कहाँ कहाँ बैठते हैं और किन किन को लूटते हैं और महाना अरबों रुपया जो कलेक्ट होता है वो कहाँ जाता है
और जो ज़ेर ज़मीन सिस्टम चल रहा है वहाँ पे सिंध के अंदर, उस पे किसी की गैरत नहीं जागती, ना किसी को शर्म आती है, ना किसी को गैरत जागती है। एक शहीद, पुलिस शहीद की बेवा रो रो के मर गई है सिंध के अंदर, किसी ने उसकी मदद नहीं की और उस पर किसी की गैरत नहीं जागी। चलो गैरत जाग गई। आईजी साहब, आप एक सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा बने हैं, आपको नहीं बनना चाहिए था, किसी सूरत में नहीं बनना चाहिए था। और आज वाकई ये साबित हो गया कि सिंध के अंदर जो गवर्नर राज की बात एक अरसे से हो रही थी वो काफ़ी लेट हो गया। मेरा ख्याल है बहुत पहले लग जाना चाहिए था और वहाँ पे एक दफ़ा क्लींजिंग की ज़रूरत है कि अंदरून सिंध के अंदर क्या है, डाकू राज के इसबाब क्या हैं, वहाँ पे कालादम तंजीमों के लोग जो आज भी बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, सिंध के अंदर जो बत्ताखोरी, चाइना कटिंग और कब्जे और माफियाज जो ऑपरेट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किन के कहने पे कर रहे हैं, क्या आईजी साहब को नहीं पता? उस पर भी एक सो मोटो लें, उस पर भी गैरत खाएं, उस पर भी इस्तीफ़ा दें और उस पर भी कहें कि जी मैं आज से बड़ी गैरतमंदी के साथ सिंध की धरती की हिफाजत करूँगा, लोगों की जान और माल की हिफाजत करूँगा, जो एक पुलिस सरबराह का काम होता है। क्योंकि आप एक ऐसी फोर्स के सरबराह जो फ्रंट के ऊपर लोगों के राइट्स की बात करती है, लोगों के हकूक़ की बात करती है। जहाँ तक कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला है, मैं उसका जिक्र आगे चल के करूँगा कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मैसेज क्या था और नवाज शरीफ साहब ने ये दीवार के साथ जो टक्कर मारी है वो क्यों मारी है, और मरियम साहबा की बेबसी की वजह क्या है, उसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। लेकिन पहली मैं ये एक्सपोज करना चाह रहा हूँ प्लानिंग कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पे ले जाने के लिए और केसेस को माफ़ करवाने के लिए पीपल्स पार्टी कर रही है और नॉन लीग कर रही है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि बाजवा साहब का टेलीफोन भी आ गया, जो आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, एक अंडर ट्रेनिंग चेयरमैन को। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पार्टी के ज़ाहिर है आप चेयरमैन हैं, आपको एक फ़ोन आ गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, रात भर आप सोए नहीं खुशी से और आपने शुक्रिया भी अदा किया, जो कुछ आप चाह रहे थे वो हो गया। लेकिन इसके नतीजे में कोई लंबा चौड़ा रिलीफ आपको नहीं मिल सकता। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूँ रिलीफ देने वाला, जो मेरी इतलात बताती हैं कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, वो अल्टीमेटली आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो आप लोगों ने प्लानिंग करके पुलिस वालों को गुमराह करके साथ मिला के एक माफिया के तरस पे एक पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के रियासती अदारों को मुलायन करने और उनको एक समझ लें कि सारे सिस्टम को एक तरह से बगावत पर आमादा करके सबूताज करने की कोशिश की है, ये हरकत इतनी नंगी है कि इसको बच्चा बच्चा जान गया है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट के फ़लाँ लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं सबको पता है, फ़लाँ काम सबको पता है, तो इसी तरह ये काम भी इतना नंगा है, इतनी समझ लें कि प्लानिंग इतनी ओपन थी कि हर शख्स इसको समझ रहा है कि कहाँ से हुआ। ज़रदारी साहब ने किन अफसरान से रब्ता किया, बिलावल साहब कहाँ राब्ते में रहे और सीएम सिंध कहाँ तक राब्ते में रहे, और फिर उसके नतीजे में दरखास्तें आना शुरू हो गई, छुट्टियों की दरखास्तें आना शुरू हो गई। अच्छा, अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस पे नोटिस लिया, उनको लेना चाहिए था, एक बड़े इदारे के सरबराह थे, अच्छा हो गया। बिलावल साहब वैसे तो आप बहुत बड़े जमहूरी हैं, प्राइम मिनिस्टर से आपको अपील करने की बजाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करनी पड़ी। खैर, उन्होंने नोटिस ले लिया और उसके नतीजे में अब इंक्वायरी भी होगी और इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस पर यह पता चलेगा कि लंदन से कितनी कॉलें आई, क्या डायरेक्शन थी, स्क्रिप्ट कहाँ पास हुआ, पुलिस वालों को इस्तेमाल करने की प्लानिंग क्या हुई, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे और आने भी चाहिए। मैं भी एक पाकिस्तानी एक मुतालबा भी कर रहा हूँ, एक एनालिस्ट और एक जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं, एक भी पाकिस्तानी मेरा राइट है सवाल उठाना कि ये हो क्या रहा है, ये तमाशा क्या है, क्या ये एक आइन के तहत चलने वाली एक स्टेट है, ये क्या मजाक है। दूसरी बात, कैप्टन सफदर को मरियम के कमरे से गिरफ्तार करने का एक मैसेज था, वो मैसेज जा चुका कि आज कैप्टन सफदर साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कल को और भी हो सकता है। इस पर मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा। और ये अदारे बार बार या मुख्तलिफ जगह से मैसेज जो आ रहा है उसको कुछ लोग उनकी बेबसी शायद समझ रहे हैं और कमज़ोरी समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा, सबसे बड़ा डिसिप्लिन अदारा जो हर लिहाज से कैपेबल है कि वो टेक ओवर भी करता रहा माजी के अंदर। आज अगर वो टॉलरेंट है, नहीं करना चाहता, डेमोक्रेटिकली सारी चीज़ों को देखना चाह रहा है, तो मेरा ख्याल है उस अदारे को बार बार मजबूर नहीं करना चाहिए, दीवार के साथ टक्करें नहीं मारनी चाहिए, बाजवा साहब को मुलायन नहीं करना चाहिए।
اور پاکستان کی فوج کے ادارے کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ دوسری رہ گئی بات کہ جو نواز شریف صاحب نے ٹکر ماری دیوار کے ساتھ، اس کی کہانی بڑی سمپل ہے۔ نواز شریف صاحب نے کئی ویڈیوز دکھائیں لوگوں کو کہ یہ ویڈیو چلا دوں گا، فلانے شوکت عزیز صدیقی کی ویڈیو میرے پاس ہے، فلانی ہے فلانی ہے فلانی ہے۔ اس کی بیس پہ کچھ ریلیف وہ لینے میں ماضی میں کامیاب بھی ہوئے، میں اس کہانی میں آج نہیں جا رہا، لیکن اس کی ساری کہانیوں کے بعد، محمد زبیر کے بار بار آرمی چیف سے ملنے کے بعد، ترلے منتوں کے بعد، شہباز شریف کے بیک ڈور ڈپلومیسی کے بعد، اندرونی اور بیرونی دوستوں کے ترلے منتے اور رابطوں کے بعد، جب آفیشیلی ان کو نو ہو گئی اور کہہ دیا گیا کہ آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، مریم صاحبہ کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی، دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور اس طرح وہ سیدھے فوج کے اوپر اٹیک کرنے لگ گئے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی تو یہ کہانی ہے، کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی یہ اتنی سی کہانی ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جو اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس فائدہ اٹھانے کے بعد جو آخری میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا وہ یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کا سمجھ لیں کہ اللہ ہی حافظ ہے، جنازہ پڑھا جا چکا ہے، کہ اب پیپلز پارٹی جو چاہتی تھی کہ جس ادارے کے ساتھ وہ اپنی الائنمنٹ چاہ رہی تھی وہ ہو چکی، اب نون لیگ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور نون لیگ آئسولیشن میں بھی جائے گی، اور آگے چل کے بہت کچھ ہوگا۔ پی ڈی ایم کی تحریک کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ آلموسٹ نکل چکا، لیکن ایک بات بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، اور فوج کے ادارے کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، عام لوگوں کا، پبلک کا، اوپینین میکرز کا، کہ یہ سندھ پولیس نے جو کچھ کیا ہے اس کا حل نکلنا چاہیے۔ یہ تماشا کل کو کسی اور صوبے میں ٹریول کرے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس سے بہتر تھا کہ جو لوگ چھٹیوں پہ گئے تھے ان کے چیک بنائے جاتے، ان کو خدا حافظ کہا جاتا، تھینک یو ویری مچ، اور وہاں پہ رینجر سے لوگوں کو لگا دیا جاتا، اور رینجر 2 دن فلیگ مارچ کرتی، 24 گھنٹے میں چیزیں نارمل ہو جاتی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، اور جو لوگ پولیس کو یوز کر رہے ہیں ٹول کے طور پہ، اور پولیس جو یوز ہو رہی ہے ٹول کے طور پہ، دونوں کو کان ہو جاتے، اور تھانوں کے اندر جو یہ مار رہے ہیں نا عوام کے لیے پولیس والے، یہ کم از کم یہ 2 رینجر کے سپاہی ایک 100 بندے کی نفری سے بہتر کام کر سکتے ہیں، اور پولیس کے اگر لوگ ابسینٹ ہوں تو کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو جو جرائم ہو رہے ہیں تواتر کے ساتھ، اس میں کوئی فرق ہی آئے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس والے جب مصروف ہوتے ہیں کہ دیگر ایکٹیویٹی میں، تھانوں سے غیر حاضر ہوتے ہیں، تو اس علاقے میں جرائم بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن سندھ پولیس کا ایک ٹریک ہے، ہسٹری ہے، آج وقت تھا کہ پروفیشنلی بیہیو کرتے آئی جی صاحب، لیکن انہوں نے سیاسی گروپ کا ساتھ دے کے، سیاستدانوں کا ساتھ دے کے، اور پاکستان کے ایک ادارے کو ملائن کرنے کی اس پلاننگ کا حصہ بن کے، میں سمجھتا ہوں ظلم کیا ہے، 22 کروڑ عوام کو مایوس کیا ہے، اور اس کا انکوائری کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، فیکٹس عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ آئی جی صاحب کو کون کال کرتا رہا، کون رابطے کرتا رہا، کس نے اس طرح کی بغاوت کی کیفیت کے اوپر اکسایا، کون اس کا ذمہ دار ہے، یہ سارے فیکٹس سامنے آنے چاہیے، اور یہ تماشا بند